नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महेंद्र फास्ट एंड लास्ट स्टडी यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी पिछली क्लास के अंदर संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। विशेषताओं के अंदर हमने अलग अलग देशों के संविधान से हमारे संविधान के अंदर अलग अलग बातें हैं, वो हमारे संविधान के अंदर जो हमें अच्छी लगी वो हमारे संविधान के अंदर सम्मिलित किए गए हैं। जिनमें देखते हैं मौलिक अधिकार। ये मौलिक अधिकार हमारे संविधान के अंदर अमेरिका के संविधान से हम अपने संविधान के अंदर सम्मिलित किए हैं। बात करें कि मौलिक अधिकारों का जन्मदाता देश कौन सा था, यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्मदाता देश 1215 ईस्वी के अंदर ब्रिटेन, या इसको लंदन कह सकते हैं, या इसको क्या कह सकते हैं, इंग्लैंड भी कह सकते हैं। तो ब्रिटेन, इंग्लैंड या लंदन है। यानी ब्रिटेन के अंदर 1215 ईस्वी के अंदर मेग्ना कार्टा समझौता हुआ था। उसके तहत वहां के राजा के द्वारा वहां के सामंतों को ये जो मौलिक अधिकार थे, जो मूल अधिकार थे, ये उनको प्रदान किए गए थे। यानी राजा के द्वारा सामंतों को क्या दिए गए थे, ब्रिटेन के अंदर 1215 ईस्वी के अंदर मेग्ना कार्टा समझौता है, उसके तहत पहली बार मौलिक अधिकार उनको दिए गए थे। बात करें कि 1791 ईस्वी के अंदर जब संविधान बना था अमेरिका का, तो अमेरिका के संविधान में 1791 ईस्वी के अंदर इन जो मौलिक अधिकार थे, इन मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान में अपने जो संविधान था उसके अंदर सम्मिलित कर लिया था। ठीक है, तो 1791 ईस्वी के अंदर अमेरिका के संविधान में ये मौलिक अधिकार क्या हो गए थे, सम्मिलित हो गए थे। वहां से जब हम आजाद हुए थे, तो आजाद हुए उस समय हम अपने देश के अंदर, यानी हमारा जो संविधान बना था उस समय अमेरिका के संविधान से हमने ये जो मौलिक अधिकार थे ये हमारे संविधान के अंदर सम्मिलित कर लिए हैं। और सम्मिलित कहाँ किए हैं, तो भाग 3 के अंदर है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। यानी 12 से लेकर 35 तक जो अनुच्छेद हैं वो मौलिक अधिकारों को दिए गए हैं। यानी मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद पूछ लिए जाए तो आपको बताना है कि 12 से लेकर 35 तक जो अनुच्छेद हैं वो मौलिक अधिकारों के हैं। और हमारे संविधान है उसमें भाग कितने थे, 22। तो भाग 3 के अंदर क्या है, मौलिक अधिकार है। इनका उद्देश्य क्या था कि हमारे भारतीय संविधान में सम्मिलित करने का, तो हमारे भारतीय संविधान में सम्मिलित करने का एक राजनीतिक कारण था, यानी राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना था। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए हमारे मौलिक अधिकार हैं वो हमारे संविधान के अंदर सम्मिलित किए गए हैं। जिस समय हमारे मूल अधिकार में शामिल किए थे उस समय मूल अधिकार तो थे 7। 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 के तहत। उसके तहत इस एक संपत्ति का अधिकार था इसके अंदर, तो इस संपत्ति के अधिकार को हटाकर 300 अनुच्छेद 300 के अंदर क्या कर दिया गया था, सम्मिलित कर दिया गया था और उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था। 2 समितियां हुई थी, एक तो मौलिक अधिकार समिति जिसके अध्यक्ष तो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक इसी की उप समिति हुई थी जिसके अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। इन दोनों की समितियों की सिफारिश के आधार पर हमारे संविधान के अंदर अमेरिका के संविधान से हम अपने संविधान के अंदर इन मौलिक अधिकारों को क्या किए हैं, सम्मिलित किए हैं। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 12, यानी अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। तो अनुच्छेद 12 के अंदर क्या है, अनुच्छेद 12 के अंदर राज्यों की परिभाषा दे रखी है, यानी राज्यों की परिभाषा अनुच्छेद 12 के अंदर है। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 के अंदर है कि न्यायपालिका, अगर न्यायपालिका क्या करती है कि जो संसद होती है वो संसद हमारा कानून बनाती है। अगर संसद के द्वारा कानून गलत कानून बन गया है तो उस गलत कानून को न्यायपालिका क्या करती है, अनुच्छेद 13 के तहत उसको निरस्त कर सकती है, उसको अवैध कर सकती है, उसको हटा सकती है। यानी अनुच्छेद 13 के अंदर क्या है, न्यायपालिका द्वारा जो संसद के द्वारा गलत बना गया जो कानून है उसको हटाने का काम कौन सा अनुच्छेद करेगा, अनुच्छेद 13 करेगा। उसके बाद अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक हमें समानता का अधिकार मिला हुआ है, यानी सभी को समान रूप से क्या है, अधिकार है। यानी सब क्या है, हमारी जो भारतीय जनता है वो क्या है, सब समान है। ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। ये अनुच्छेद 5 है वो समानता का अधिकार देते हैं। तो अनुच्छेद 14 के अंदर देखते हैं विधि के समान संरक्षण, यानी कानून है वो सबके लिए बराबर है। अगर मर्डर करते हैं तो आप जो कानून बना रखा है उसी के तहत क्या मिलेगी, आपको सजा मिलेगी। चाहे कोई भी करे, 1 करे, चाहे 2 करे, चाहे 10 करे, उन सभी को क्या मिलेगी, समान क्या मिलेगी, विधि के समान। यानी कानून कह सकते हैं विधि को, विधि के समान क्या है, संरक्षण है। लेकिन अपवाद है, इसके अंदर अपवाद राष्ट्रपति को रखा गया है और यूएनओ के सदस्य हैं उनको रखा गया है और राजदूत को रखा गया है, क्योंकि राष्ट्रपति तो भारत का पहला नागरिक होता है इसलिए, और यूएनओ के सदस्य हैं वो हैं, इनको क्या है, इन विधि के समान उनको संरक्षण नहीं मिलेगा, उनको फांसी की सजा वगैरह नहीं मिलेगी। ठीक है, ये राजदूत हैं उनको भी नहीं लगेगी। राजदूत हैं हमारे देश के अंदर भी लगाए जाते हैं और विदेशों के अंदर भी राजदूत लगाए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 15। तो अनुच्छेद 15 के अंदर है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो,
चाहे उसकी कैसी भी मूल जाति हो, उसका कैसा भी वंश हो, उसका कैसा भी लिंग हो, यानी हम उसको परिवर्तित नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं करवा सकते, उसके धर्म को दूसरे परिवर्तन में हम परिवर्तित नहीं कर सकते। अनुच्छेद 15 ये कहता है। अनुच्छेद 16 के अंदर है लोक नियोजन की समानता। लोक नियोजन का मतलब हुआ कि सरकारी जो नौकरी है, यानी जो हमें गवर्नमेंट सरकारी नौकरी देती है, उसमें सभी का क्या है, समान भागीदारी है। यानी जो अच्छे नंबर लेके आएगा वही क्या है, नौकरी पाएगा। तो ये सम्मान है, यानी सब एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 देता है। लेकिन इसके अंदर भी एक अपवाद है। 16 का 4 के अंदर बता रखा है कि सामाजिक और शैक्षणिक से जो पिछड़े वर्ग है या पिछड़े जो लोग हैं, उनके लिए राज्य की जो सरकार है वो अलग से व्यवस्था करे। जैसे कोई महिला है, वो गरीब है या उसका पति एक्सपायर हो गया है, तो उसकी जो मदद है वो मदद कौन करेगी, अलग से राज्य की सरकारें करेंगी। अन्य जो पिछड़ा वर्ग हुआ, जैसे ओबीसी हुआ, उस ओबीसी को मंडल आयोग के द्वारा एक सिफारिश की गई थी, उसके तहत ओबीसी को आरक्षण मिला था। आरक्षण मिला था 27%, और जो राज्य की सरकार होती है वो 21% संरक्षण देती है। तो ये है, इसके अंदर है अनुच्छेद 16 4 के अंदर अपवाद है सामाजिक और शैक्षणिक, यानी शिक्षा के तहत भी अगर पिछड़ गया है उस वर्ग को क्या करेगी, राज्य की सरकार अलग से व्यवस्था करेगी। तो ये इसके अंदर अपवाद है। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के अंदर है कि भारत सरकार ने अस्पृश्यता अधिनियम बनाया था 1955 के अंदर। उसके तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। यानी वर्तमान समय में अस्पृश्यता का हमें दिखाई नहीं देती है भी नहीं वर्तमान समय में। लेकिन पहले क्या थी, अस्पृश्यता का थी ज्यादा भारत के अंदर। तो जैसे कि जो छोटे जाति के थे, जो छोटी कास्ट के थे, उन लोगों से भेदभाव किया जाता था। तो ये भेदभाव जो अनुच्छेद 17 के बाद देखते हैं अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 के अंदर कह रखा है कि राज्य की सरकार द्वारा सेना और जो शिक्षा है उसी क्षेत्र को उपाधियां दी जाएंगी। बाकी क्षेत्र हैं उनको उपाधियां हैं उनका अंत कर दिया गया है। जैसे पहले महाराजा की, महाराजा धीराज की, मिर्जा की, सवाई की ऐसी उपाधियां दिया करते थे, तो वो उपाधियां हैं उनको बंद कर दिया है। और शिक्षा और जो सेना है उसी के अंदर दिया जाता है। तो सेना हमारे देश के अंदर वर्तमान समय में 3 है, तो थल सेना, वायुसेना और जल सेना। तो उन सेनाओं के जो भी अधिकारी होते हैं, जो उपाधि दी जा सकती है उनको दो, और शिक्षा के क्षेत्र में भी उपाधियां दी जा सकती है। बाकी है इनके अलावा किसी में भी नहीं दी जा सकती। लेकिन अपवाद है, अपवाद के अंदर पद्मश्री है, भारत रत्न है। जो भारत रत्न की शुरुआत तो 1954 में हुई थी, जबकि 1955 के अंदर पहली बार जवाहरलाल नेहरू है उनको दिया गया था भारत रत्न। अशोक चक्र है, परमवीर चक्र है, आदि हैं। ये आप इनको अलग से भी देख सकते हैं, स्टैटिक जीके के तौर पर इनको याद कर सकते हैं। जैसे 2024 के अनुसार इनको आप याद भी कर सकते हैं। जैसे 2024 के अंदर पद्मश्री किसको मिला है, भारत रत्न 2024 में किसको मिला है, 2023 में किसको मिला था। तो ये स्टैटिक जीके के पर्सन आप याद कर सकते हैं इनको। तो भारत रत्न हुआ, अशोक चक्र हुआ, इनसे संबंधित आप अलग से याद करेंगे। उसके बाद देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। यानी स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा है, 19 से लेकर 22 तक। तो समानता का अधिकार हमने 14 से लेकर 18 तक पढ़ा है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। 19 से लेकर 22 तक क्या है वो देखते हैं। हमें ये अनुच्छेद है वो क्या देते हैं, स्वतंत्रता देते हैं। तो 19 ए है, यानी 19 जो अनुच्छेद है उसको बांट रखा है। 19 ए के अंदर विचार अभिव्यक्ति, प्रेस व झंडा फहराने की हमें स्वतंत्रता मिली है। विचार अभिव्यक्ति का मतलब हुआ कि हम अपने विचारों को क्या कर सकते हैं, दूसरे के सामने पेश कर सकते हैं, लेकिन उनको गलत तरीके से नहीं कर सकते, किसी को गाली गलौज नहीं कर सकते। तो ये हमें क्या है, रोकता है और क्या देता है, अभिव्यक्ति की, विचार की क्या कर सकता है। और जो अपनी प्रेस है, प्रेस को हम अखबार बोलते हैं, तो अखबार हुआ, मीडिया हुआ, तो उसके तहत भी हम अपनी बातें रख सकते हैं। झंडा फहराने की भी हमें अनुच्छेद 19 ए है वो अनुमति देता है, स्वतंत्रता देता है। उसके बाद देखते हैं 19 बी। ये 19 बी क्या कहता है कि बिना अस्त्र शस्त्र के आप सभा कर सकते हैं। बिना अस्त्र शस्त्र का मतलब हुआ कि बिना हथियार के आप हथियार जैसे तलवार नहीं ले जा सकते, कोई पिस्तौल नहीं ले जा सकते। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, यानी इनको ले जाना नहीं है और आप सभा कर सकते हैं। फिर है अनुच्छेद 19 सी। तो 19 सी के अंदर है संघ व संगठन, यानी संगठन आप बना सकते हैं, जैसे युवा संगठन बना लिया या कोई और भी संगठन है वो बना लिया, तो वो 19 सी के अंदर है। फिर है 19 डी। 19 डी के अंदर है कि भारत के अंदर आप कहीं भी घूम सकते हैं, किसी भी राज्य में घूम सकते हैं, किसी भी जिले में जा सकते हैं। तो घूमने फिरने की स्वतंत्रता 19 डी देता है। उसके बाद है 19 ई। 19 ई के अंदर आप भारत के अंदर कहीं भी जमीन लेकर अपना निवास स्थान बना सकते हैं। तो स्थायी निवास की जो हमें स्वतंत्रता मिली है 19 ई देता है। उसके बाद 19 एफ। इस 19 एफ को 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो मोरारजी देसाई सरकार थी उसने इसे को कानूनी बना दिया था। यानी अनुच्छेद 300 के अंदर क्या है, कानूनी अधिकार बना दिया था ऐप को। तो 44वां संविधान संशोधन कब हुआ है, 1978 को हुआ है।
उसके बाद है 19 जी। 19 जी क्या कहता है कि व्यापार आप कहीं भी अपने देश है जैसे भारत है, इस भारत में संविधान के तहत कहीं पर भी आप व्यापार कर सकते हैं, अपना व्यवसाय करने की क्या है स्वतंत्रता है। उसके बाद देखते हैं 19 के बाद है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 के अंदर है दोष सिद्धि। अगर आपको दोष करार दे दिया जाता है, यानी आपने कोई अपराध किया है और उसको अगर न्यायालय ने दोष सिद्ध कर दिया कि आप दोषी पाए गए हैं, तो दोषी पाने के बाद भी आपको स्वतंत्रता मिलती है। अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो विद्यमान कानून यानी उस समय का, यानी जब 2024 चल रही है, अगर इस समय जो कानून बना है उसी के तहत आपको क्या मिलेगी, यानी विद्यमान जो कानून है उस समय का, उसी के तहत क्या मिलेगी, आपको सजा मिलेगी अनुच्छेद 20 के तहत। और क्या है, दोहरे दंड का प्रावधान नहीं है, यानी अगर आपने एक बार सजा भुगत ली है तो उसके बाद दोबारा से वही गलती करते हैं, वही मर्डर कर देते हैं, तो आपको दोबारा से आपको क्या नहीं मिलेगी, कोई सजा नहीं मिलेगी। दोहरे जो दंड है उसका प्रावधान हमारे संविधान के अंदर नहीं है। उसके बाद है अपराधी को स्वयं के खिलाफ गवाही देने हैं, यानी स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, इसके लिए बाध्य नहीं कर सकती पुलिस आपको, यानी स्वयं के खिलाफ क्या नहीं कर सकती, गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 यह भी कहता है। उसके बाद अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में है जीवन जीने की स्वतंत्रता। जीवन जीने की स्वतंत्रता का मतलब आप शुद्ध पानी पी सकते हैं, शुद्ध कोई चीज खा सकते हैं, तो आपको जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 देता है। और सरकार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा आपके प्राण छीन सकती है। जैसे आपको फांसी की सजा हुई है तो आपके प्राण है वो सरकार छीन सकती है संविधान के अनुसार। और निजता का अधिकार 2018 में मिला था। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 21 क ये कहता है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा मिलेगी और निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। तो अनिवार्य और जो निःशुल्क शिक्षा है वो कौन से के अंदर है, अनुच्छेद मूल अधिकारों में पूछ लिया जाए तो 21 के अंदर है अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क शिक्षा, जिसमें संविधान संशोधन हुआ था 86वां संविधान संशोधन 2002, उसको पारित किया गया था 4 अगस्त 2009 को। उसको लागू किया गया हमारे देश के अंदर 1 अप्रैल 2010 को, यानी 1 अप्रैल 2010 से हमारे देश के अंदर निःशुल्क और अनिवार्य रूप से 6 से लेकर जो 14 वर्ष का बच्चा बच्ची है उनको क्या दी जा रही है, शिक्षा दी जा रही है। हमारे राजस्थान की बात करें कि राजस्थान में ये कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2011 से ये लागू हुआ था। उसके बाद देखिए कि जम्मू कश्मीर में कब लागू हुआ, तो जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 हटने के बाद 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर में भी 6 से लेकर जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको क्या दी जा रही है, अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 ये कहता है कि गिरफ्तारी में संरक्षण। अगर आप गिरफ्तार कर ले जाते हैं, यानी आपको गिरफ्तारी हो जाती है पुलिस के द्वारा, तो पुलिस को कारण बताना होगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है। अगर आप जब तक दोषी नहीं ठहराए जा सकते उस समय तक आप मनपसंद वकील चुन सकते हैं, यानी अपने मनपसंद का वकील आप अपने लिए लड़वा सकते हैं कोर्ट के अंदर। उसके बाद है 24 घंटे, यानी 24 घंटे के अंदर अंदर आपको जो नजदीकी न्यायालय होगा उस नजदीकी न्यायालय के अंदर पुलिस के द्वारा पेश करना होगा। अगर 24 घंटे के अंदर क्या है, जैसे कोई छुट्टी आ गई तो अगले दिन क्या है न्यायालय के अंदर पेश करना ही पड़ेगा। तो ये 24 घंटे के अगर गिरफ्तार जब कर लिया जाता है तो उसके 24 घंटे के अंदर क्या किया जाएगा, न्यायालय के न्यायाधीश के सामने आपको पेश कर दिया जाएगा अनुच्छेद 22 के तहत। उसके बाद देखते हैं कि जो अनुच्छेद 22 के बाद जो बच गए हैं जो 35 तक, वो अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। जैसे शोषण के विरोध अधिकार, जैसे धार्मिक अधिकार, जैसे हम शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, और जो 35 तक बच गए हैं वो अगली क्लास के अंदर देखेंगे। हम उनसे पहले अनुच्छेद 1 से लेकर 11 तक और देख लेते हैं। तो भाग 1, यानी हमने भाग कितने पढ़े हैं, 22। तो 22 भाग में जो पहला भाग है, और अनुच्छेद कितने हैं, 355 मूल संविधान की बात कर रहा हूं मैं, और अनुसूचियां कितनी थी, 8। तो भाग 22 थे। तो भाग 22 से लेकर जो 11 तक अनुच्छेद हैं वो भाग 1 के अंदर 1 से लेकर 4 तक, यानी 1 से लेकर 4 तक 1, 2, 3 और 4 जो अनुच्छेद हैं वो भाग 1 के अंदर दे रखे हैं। उनके अंदर बता रखा है कि राज्यों के संघ संबंधी कानून और संघ की स्थापना, संघों का यानी जो संघ है हमारा भारत है वो राज्यों का संघ है, ये बता रखा है 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेदों में। और बता रखा है कि कोई भी नया राज्य बनता है तो वो भी है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 जो अनुच्छेद हैं उनके अंदर क्या किया जाएगा, उनको सम्मिलित किया जाएगा। घटाया जाएगा तो भी उनके अंदर सम्मिलित किया जाएगा। और अगर जो सीमाएं होती हैं उन सीमाओं का निर्धारण करती है संसद, तो वो भी किसमें करेगी, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक करेगी। उसके बाद देखते हैं भाग 2, यानी भाग 2 के अंदर 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद दे रखे हैं। तो भाग 2 के अनुच्छेद 5 के अंदर देखे हैं। अनुच्छेद 5 में बता रखे कि जन्म भारत में, यानी आपका जन्म है वो भारत में होना चाहिए, आपके माता पिता है उसका जन्म भारत में होना चाहिए, तो आपको नागरिकता कहाँ की मिलेगी, यानी भारत की मिलेगी। यानी संविधान लागू हुआ था उससे 5 वर्ष तक भारत में रहा है, यानी भारत का संविधान लागू हुआ था। उसके बाद अगर 5 वर्ष तक भारत में रहा है तो भारत की नागरिकता अनुच्छेद 5 देता है। उसके बाद अनुच्छेद 6 ये कहता है कि पाकिस्तान में, जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग 2 देश बने थे,
तो 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान में गए हैं और वो भारत के निवासी थे, तो उनको भी के बाद अनुच्छेद 7 ये कहता है कि 1 मार्च 1947 के बाद अगर पाकिस्तान में जाकर वापस पुनः भारत में आ गए और भारत में रहने लगे तो आपको भारत की नागरिकता वापस मिल जाएगी। तो पुनः लौट कर आए हैं यानी 1 मार्च 1947 से पहले, 1 मार्च 1947 के बाद पुनः लौट कर आए हैं, उनको नागरिकता मिल जाएगी। अनुच्छेद 18 की बाहर से बाहर आप कहीं भी व्यापार करते हैं, कहीं भी आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो आपको भारत की नागरिकता बनी रहेगी। यानी भारत से बाहर आप रोजगार कर सकते हैं, भारत से बाहर क्या कर सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं, तो आपको वहाँ की जो हमारे देश की नागरिकता है वो अनुच्छेद 8 देता रहेगा। अनुच्छेद 9 के अंदर है कि स्वेच्छा से आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो आपको भारत की जो नागरिकता है वो नहीं मिलेगी, यानी भारत की नागरिकता आपको त्यागनी पड़ेगी। यानी स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ले ली है तो भारत की नागरिकता आपको नहीं मिलेगी। अनुच्छेद 9 ये कहता है। अनुच्छेद 9 के बाद अनुच्छेद 10 ये कहता है कि नागरिकता के अधिकार है उसकी निरंतरता बनी रहेगी। उसके बाद अनुच्छेद 11 ये कहता है कि जो नागरिकता संबंधी कानून बने हैं वो कानून संसद के द्वारा समाप्त भी किए जा सकते हैं। तो कानून क्या कर सकती है, नागरिकता संबंधी कानूनों को बना सकती है, अधिग्रहण कर सकती है, समाप्ति कर सकती है। तो आपको आज की क्लास है वो मौलिक अधिकार अच्छे से समझ में आएंगे और 1 से लेकर 11 तक के जो अनुच्छेद हैं वो भी हमने पढ़े हैं। भाग हमने 3 पढ़ लिए हैं। भाग 1 के अंदर अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है, भाग 2 के अंदर अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है, भाग 3 के अंदर हमारे मौलिक अधिकार हैं और भाग 4 में हम नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे। तो आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करना तो ना भूलें और साथ ही साथ अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा लें कि जिससे कि आपको अगला जो नोटिफिकेशन आए वो आपको क्या है तुरंत पूछ जाए। इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।